नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो ले लिया, पर क्या आपका इंश्योरेंस प्लान आपकी जरूरतों पर फिट बैठता है? क्या आपका बेसिक हेल्थ प्लान गंभीर बीमारियों या फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस को कवर करता है? हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो क्या क्या इसमें शामिल करना चाहिए? कैसे चुने एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? इसी पर रहने वाली है आज की खास चर्चा। हमारे साथ हैं कपिल मेहता, सीईओ सिक्योर नाउ, और अमजद खान, ईडी एम्प्लॉय बेनिफिट, आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर। स्वागत करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इसकी ज़रूरत तो अब हम सबको मालूम चल गई है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि लोग हेल्थ प्लान ले तो लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि कितना हेल्थ प्लान लेना है, कौन सा हेल्थ प्लान लेना चाहिए। शायद उन्हें ये लगता होगा कि हमने हेल्थ प्लान ले लिया, ये हमारी सारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पर कपिल जी, जब भी कोई हेल्थ प्लान लेता है या किसी को लेना है अभी हेल्थ प्लान, कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? जैसे हम यूजुअली इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कब तक निवेश करना है, कितना हमारा रिस्क एपेटाइट है। वैसे ही हेल्थ प्लान लेने से पहले होमवर्क क्या होता है? स्वाति, तीन चीजें देखने पड़ते हैं जब आप हेल्थ प्लान खरीदते हो। एक तो है जो प्रोडक्ट फीचर्स हैं, दूसरी बात यह है कि क्लेम्स की क्या परफॉर्मेंस है इंश्योरर की, और तीसरी की उसका प्रीमियम क्या है। और मेरे सोचने में प्रोडक्ट फीचर्स को 50% वेटेज मिलना चाहिए, आधा वेटेज 50% मिलना चाहिए, और 25-25% क्लेम्स और प्रीमियम को। एक ये मैथमेटिकल तरीका है सोचने के बारे में। प्रोडक्ट फीचर्स में एक तो फीचर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फीचर है कितने सालों के लिए प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस एक्सक्लूडेड हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ 2 साल के लिए एक्सक्लूड है तो वो बेहतर है। कुछ प्रोडक्ट्स में ये 4 साल तक भी जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसे हम बोलते हैं रूम रेंट कैप। जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उसमें कोई कैप है कि आप इस कमरे में हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या उस कमरे में नहीं जा सकते। वो नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। जहां तक कि हो सके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, आप सिंगल एसी रूम में भी जा सकते हैं। आई थिंक ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप इन तीन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यू विल एंड अप विद अ गुड इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल। तो आपने इंपॉर्टेंट बात बताई कि आपको किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है एक अच्छा हेल्थ प्लान लेने से पहले। अमजद, ये बताइए कि हेल्थ कवर लेना कितना होना चाहिए? मतलब ये किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा कि मुझे कितने हेल्थ कवर की जरूरत है? क्योंकि हेल्थ कवर तो कितने भी सम इंश्योर्ड के हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा क्या हो, ये कैसे डिसाइड कर सकता है कोई? स्वाति, गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एट योर शो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की बारे में सोचते हैं तो। एंड कितना एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इस सवाल को जवाब देने के लिए आई थिंक तीन इवैल्यूएशन तरीके हैं जो आपको हमेशा नजर में रखने चाहिए। एक तो आपकी एज क्या है, बिकॉज एक 25 साल की एज और 40 साल की एज के डिफरेंस में काफी डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। सेकेंडली, आप मेट्रो में है या नॉन मेट्रो में है, ये दूसरा पैरामीटर है जो तय करेगा कि उस मेट्रो के हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट और नॉन मेट्रो के हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट में काफी फर्क है। एंड थर्ड पार्ट इज द कवरेज एलिमेंट। जैसे कपिल जी इसको सब्सटैंशिएट कर रहे थे कि आपके कवरेज में रूम रेंट होता है और कोई एड ऑन होता है जो आपके कवरेज में होना चाहिए। सो ये तीन पैरामीटर्स के हिसाब से यू विल डिसाइड कि एडिक्वेसी कितनी होनी चाहिए। आपका रीजन, आपकी एज, आपकी लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी आपके सम इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये कुछ पैरामीटर्स है कितने हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, जिस पर डिपेंड करता है। पर अगर देखा जाए कपिल जी, पहले ऐसा कहा जाता था कि अगर आप एक नॉन मेट्रो शहर में रहते हैं तब आपको एक अलग तरीके से अपने हेल्थ पोर्टफोलियो को बनाने की ज़रूरत है। मेट्रो सिटी में रहते हैं तो अलग तरीके से आपको अपना हेल्थ पोर्टफोलियो, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीजेस सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही सीमित नहीं रही हैं, वो छोटे शहरों तक भी पहुंच गई है, उससे आपको लगता है कि ये डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, चाहे आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं,
तो वो एक बड़ा डिफरेंशिएटर पैदा हो सकता है। या फिर एक नॉन मेट्रो शहर में आपको कम खर्चा लगता होगा अस्पताल में इलाज का एज कम्पेयर टू अ बिग सिटी। डेफिनेटली बड़े शहरों में बड़े अस्पताल होते हैं, बेहतर सुविधा होती है। क्या ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर आपको लगता है जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं? स्वाति, हमारी अपनी कंपनी में हर रोज के हम 100 क्लेम देखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप कुछ डिजीजेस हैं जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, कैंसर स्पेसिफिकली, या कुछ ऑर्गन फेलियर्स, जहाँ पे जो खर्चा आता है वो, अगर आप मेट्रो में हैं, 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब इतना खर्चा पहले कभी भी नहीं आता था। सो एक सिंपल चीज जो सबको करनी चाहिए कि अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए जैसे कैंसर या कीमोथेरेपी की जरूरत पड़े, तो आपको कम से कम 15-20 लाख का सम एश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 टाउन में हैं, मेन मेट्रो में नहीं है, और अगर आप वहीं पे हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो वहां पे खर्चे कम आते हैं, पर वहां पे भी 10-12 लाख का तो खर्चा आता है। मेरे सोचने में अगर कोई प्रीमियम को अफोर्ड कर सके, तो जो छोटे टाउन में है, दे शुड आल्सो बाय 15 to 20 लाख सम एश्योर्ड। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि उनकी बीमारी छोटे टाउन में हो, पर वो अपना इलाज किसी बड़े अस्पताल में करना चाहे। सो जहां तक कि हो सके, आई फील ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी चाहिए। अगर खर्चे ज्यादा है, आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप कम सम एश्योर्ड लीजिए। पर किसी भी हालत में मेरे सोच में कोई भी आप कैलकुलेशन का मेथड लगा दें, 10 से 20 लाख का तो आपको इंश्योरेंस होना चाहिए आज के दिन में। बिल्कुल, तो कम से कम 20 लाख का तो आप दिमाग में रखिए एक प्लान कि हाँ, आपको 20 लाख की ज़रूरत अगर मानिए पड़ जाए तो आपके इंश्योरेंस से आप उसकी भरपाई कर पाएं। ये इस तरीके से सोचने का एक तरीका हो सकता है। हमेशा से एक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है कई बार पॉलिसी धारकों को, जो कि अमजद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंगल प्लान लेना चाहिए या फिर फैमिली प्लान लेना चाहिए। तो जो इनिशियल स्टेज में होते हैं जो लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? शुरुआत में आप एक इंडिविजुअल प्लान ले और उसके बाद उसको फैमिली फ्लोटर में क्या बदलना पॉसिबल होता है, या फैमिली फ्लोटर अलग से ही प्लान है जिसमें आप अपने तमाम स्पाउस, बच्चे जब हो जाते हैं और उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी शामिल कर सकते हैं? कैसे वर्क करता है ये? स्वाति, हेल्थ इंश्योरेंस का अहम रूल ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पॉलिसी को ले लें, उतना बेहतर है आपकी लाइफ में। कि जो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनीज उस रिस्क इवैल्यूएशन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने 25 साल पे आप सिंगल हैं और आपने पॉलिसी ले ली है, एंड बाय द टाइम यूर 30 और आपकी शादी हो गई है, एंड यू कैन ऑब्वियसली ऐड योर डिपेंडेंट्स, योर वाइफ एंड सब्सिक्वेंटली योर चिल्ड्रन इनटू इट। यू हैव अ कंटिन्यूटी ऑफ कवरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हम 40-45 ईयर्स पे पॉलिसी बाय करना के बारे में सोचते हैं इंडिया में आमतौर पे, जैसे होता है। और उस टाइम पे आपको रिटेल पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग पीरियड जाता है। कम से कम 3 साल तक आपके कोई भी क्लेम्स एडमिसिबल नहीं होंगे। वो बहुत बड़ा एक रिस्क आप है जो आप लेते हो, स्पेशली जब आप पॉलिसीज लेट खरीदते हो। तो सिंगल पॉलिसी, फ्लोटर पॉलिसी बड़ी आराम से हो जाती है, बट एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम पॉलिसीज ले लें तो आई थिंक हमारी एडिक्वेसी और कंटिन्यूटी बनी रहती है हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। बिल्कुल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जानना ज़रूरी है कपिल जी, वो ये कि कई लोग जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों का सवाल ये होता है कि हमने जब पॉलिसी ली थी तब जो मेडिकल कराया या नॉर्मली जो एक कंडीशन है हमारे हेल्थ की, वो उसमें कोई बीमारी नहीं थी या कोई ऐसा कोई मेजर सीन नहीं था। पॉलिसी ले ली, लेकिन उसके मानिए कुछ 2 या 3 साल के बाद कोई मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो गई हो। जैसे आजकल हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो जो पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो एक पॉलिसी धारक के पास है, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ता है जब हम मानिए उसको क्लेम करेंगे, या उसमें कोई डिक्लेरेशन उस लेवल पर देने की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास ये पॉलिसी है और मुझे अब ये इस मेडिकल कंडीशन मेरे साथ हुआ है? तो ऐसा कोई सिचुएशन होता है या आपकी पॉलिसी पे कोई फ़र्क पड़ता है आपके मेडिकल कंडीशन का? स्वाति, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ये ओके। हम्म हम्म
ओके, मैं कपिल जी आपके पास फिर से आती हूँ। मैं यही सवाल अमजद से पूछना चाहती हूँ। अमजद, किसी स्टेज पर अगर मानिए किसी बीमारी का पता चलता है तो एक पॉलिसी धारक को उस वक्त करना क्या चाहिए? स्वाति, जब आप कोई चीज डायग्नोज करते हो उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं करेगा, बिकॉज ये हेल्थ इंश्योरेंस आपका प्रोविजन है आपका फ्यूचर में कोई कंटिजेंसी कवर करने के लिए। आइडियली जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, आप जिस भी एज पे लो, 25 पे लो, 30 पे लो, 35 पे लो, आप एक चीज इंश्योर कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से इंडिया में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज बढ़ती जा रही है। डायबिटीज उसमें सबसे बड़ा है। डायबिटीज का प्रोपोर्शन 25% क्लेम्स, आई थिंक, जो इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम आते हैं वो डायबिटीज के थ्रू आते हैं, डायबिटीज और अलाइड रीजंस की वजह से आते हैं। तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो एड ऑन राइडर्स होते हैं क्रिटिकल इलनेस को लेके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि आपने जब पॉलिसी ली है, तो जब आप सम इंश्योर डिसाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन रीजन एंड आपकी फैमिली साइज और आपका एज, आपको आपके कवरेज जो है, आपके एड ऑन्स जो हैं, वो भी बहुत उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि ये सारी चीजें वो कवर कर सके, बिकॉज डायग्नोसिस के बाद कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी। ओके। तो मैं इनफैक्ट कपिल जी यही जानना चाह रही थी कि क्योंकि ये लाइफस्टाइल बीमारियां जो ऐसी हैं वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री में नहीं भी है तब भी आपको घेर सकती हैं, फैमिली हिस्ट्री में नहीं भी है तब भी घेर सकती हैं। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मानिए कोई किसी को डायग्नोज हुआ है हाइपरटेंशन या डायबिटीज जैसी किसी भी बीमारी से, वो किसी पॉलिसी में कवर हो पाए, या अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? स्वाति, ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये बड़ी आसानी से कवर हो जाते हैं आजकल। अगर आपको डायबिटीज, एक वक्त होता था कि अगर आपको डायबिटीज था तो कवर नहीं होता था। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अभी टाइप 1 डायबिटीज भी कवर हो जाता है। और अगर आपको हाइपरटेंशन है और कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, आप उसकी मेडिकेशन ले रहे हैं, उसको कंट्रोल में है, यू विल गेट एन इंश्योरेंस पॉलिसी। एक चीज मैं बहुत जरूरी आपको बताना चाहता था कि एक बार आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इंश्योरेंस लॉज में जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो नहीं बदल सकते आपके लिए। और ये जो पॉलिसीज हैं ये पूरी लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल होते हैं। तो एक बार आपने खरीद लिया है ना, तो प्रीमियम आपके लिए सिर्फ आपके लिए बदल सकते हैं अगर आपको कोई डिजीज हो, और ये हमेशा रिन्यू होंगे। और डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पॉलिसीज एक्चुअली काफी आसानी से मिल जाते हैं आजकल। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि इसमें इसको इंक्लूड करना या आसानी से ऐसे पॉलिसी कवर जो होती है, ऐसी पॉलिसीज मिलना अब आसान है। पहले के टाइम पे काफी ज्यादा मुश्किल होता था, स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीजेस को पॉलिसी में कवर करना। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये समझना चाहेंगे हम कि क्या आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम EMI पर भी पे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। आज बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की। हमारे साथ सिक्योर नाउ से कपिल मेहता हैं और आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर के अमजद खान से हम कर रहे हैं खास चर्चा। अमजद, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हैं, वो जो हमारे क्लेम प्रोसेस, जब हम क्लेम लेते हैं उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो होता है नेटवर्क अस्पताल का दायरा। क्योंकि पॉलिसी लेते वक्त हम बहुत सारी बारीकियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नेटवर्क अस्पताल का दायरा कैसे पता होना चाहिए, कैसे पता चलता है किसी एक पॉलिसी धारक को, और यूजुअली कितना मददगार साबित होता है किसी नेटवर्क अस्पताल में इलाज कराना एक क्लेम प्रक्रिया के समय? तो स्वाति, होता है कि जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो ये नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, ये अक्रॉस द कंट्री होते हैं, और ये आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने पॉलिसी खरीदी है वही इंश्योरेंस कंपनी आपको ये नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स शेयर करती है। इनफैक्ट उस कंपनी के वेबसाइट पे भी आपको नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स मिल जाएगा जो पैन इंडिया स्प्रेड होता है। इसमें ध्यान देने वाली दो बातें हैं। एक तो ये नेटवर्क हॉस्पिटल जो है ये मोरलेस एवरी क्वार्टर चेंज होता है, कई नए हॉस्पिटल्स ऐड होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स को डिलीट किया जाता है बिकॉज ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस, बट नेटवर्क मोरलेस 12-13 हजार हॉस्पिटल्स के आसपास होता है, वो एवरेज है। हालांकि इसमें इस्तेमाल 2,500-3 हजार हॉस्पिटल्स के आसपास ही होते हैं। बट सबसे बड़ा फायदा जो है कंज्यूमर के लिए नेटवर्क हॉस्पिटल का है। ये नेटवर्क हॉस्पिटल बनाए इसलिए गए हैं ताकि वहां पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्री निगोशिएटेड रेट्स कुछ एलिमेंट्स के लिए डिसाइड कर सकें। तो काफी सारी ऐसी एडवांटेज होती हैं, इसलिए नेटवर्क हॉस्पिटल में आपका इलाज जो होता है वो कैशलेस होता है, जहां पे आपके जेब से कुछ नहीं जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का आप अपना हेल्थ कार्ड यूज करते हैं एंड पैसे का ट्रांजैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से
हॉस्पिटल को होता है। सो उस तरह से नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस का एडवांटेज होता है, और जब आप नेटवर्क हॉस्पिटल से बाहर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो कैशलेस एडवांटेज से बाहर निकल जाता है और वहां पे रिएम्बर्समेंट चलता है, बिकॉज वहां पे ये होगा आप सारा का सारा कॉस्ट है अपफ्रंट बेयर करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, और इंश्योरेंस कंपनी इवेंचुअली आपको रिएम्बर्समेंट पे करती है, जो आपको मोर लेस 45 डेज टू 60 डेज लगते हैं। सो दैट्स हाउ कि नेटवर्क हॉस्पिटल शुड बी यूटिलाइज्ड, और उसके लिए आपको नेटवर्क हॉस्पिटल जानना बहुत जरूरी है आपके हेल्थ पॉलिसी के अंदर। बिल्कुल। कपिल जी, यहाँ पर कुछ जो टर्मिनोलॉजी होती है या कुछ जो टेक्निकलिटीज हैं एक इंश्योरेंस की, जो कई बार एक पॉलिसी धारक नहीं समझ पाता है, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ता है जब एक्चुअली क्लेम करने की बारी आती है एक हेल्थ प्लान को। वो होते हैं डिडक्टिबल्स, को पेमेंट, जैसे आपने रूम रेंट का जिक्र किया था कि जब आप पॉलिसी ले तो रूम रेंट के प्रोविजंस क्या कहते हैं उसका ध्यान दें। तो डिडक्टिबल, को पेमेंट क्या है, और इसके बारे में एक पॉलिसी धारक को पॉलिसी खरीदते समय क्या मालूम होना चाहिए? स्वाति, को पेमेंट नॉर्मली टिपिकली तो जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके पॉलिसीज पे लगता है। वो 10% को पे हो सकता है या 20% बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर आपका समझो 1 लाख रुपए का हॉस्पिटल का बिल आया और 10% का कोपे है, तो 10,000 रुपए आपको अपने आप देने पड़ेंगे, 90,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये कोपे होता है। जहां तक हो सके कोपे के बिना खरीद लीजिए पॉलिसी। जो डिडक्टिबल है, डिडक्टिबल का मतलब है कि अगर कोई बोलता है कि आपके पॉलिसी में 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल है या समझो 50,000 रुपए का डिडक्टिबल है, तो अगर आपका 1.5 लाख रुपए का बिल आया तो पहले 50,000 रुपए आपको अपने आप देने पड़ेंगे। उसके बाद जो खर्चे आएंगे 1 लाख रुपए, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। और डिडक्टिबल और कोपे का ये फायदा होता है कि अगर कोई पॉलिसी बहुत महंगी है तो ये सस्ते हो जाते हैं और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये खराब फीचर्स हैं, ये एक प्रीमियम प्लानिंग का तरीका होता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। ओके, तो आप कह रहे हैं कि प्रीमियम पर काफी हद तक इसका असर पड़ता है। सस्ती पॉलिसी आपको मिल सकती है, लेकिन फायदा भी है, तो मालूम होना भी जरूरी है कि आखिरकार इसका एक्चुअली आपके लिए क्या इम्पैक्ट है। एक्सक्लूजन्स को समझना बेहद जरूरी है अमजद, इसलिए ये बताइए एक्सक्लूजन हमारे लिए क्या हो किसी पॉलिसी में, उसको कैसे जाना जा सकता है। कई बार एक पॉलिसी में वैसा बीमारी नहीं शामिल होती है जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमें कवर चाहिए, ऑलरेडी जो हमारे पास पॉलिसी है उसमें वो फीचर्स नहीं है। तो इस प्रोविजन को एक पॉलिसी धारक कैसे समझ सकता है? स्वाति, बेसिक आपकी जो बेसिक हेल्थ पॉलिसी है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज एक होती है वो एक क्रिटिकल इलनेस की हम बातें कर रहे थे। तो वो एक क्रिटिकल इलनेस ऐसी चीज है जो एक्सक्लूजन तो नहीं बोलूंगा, बट आप उसको एज एड ऑन आप पॉलिसी में जरूर ले सकते हैं। नाउ एक्सक्लूजन में एक कंज्यूमर के नजर से 2-4 चीजें समझनी जरूरी हैं। एक्सक्लूजन में होती है एक प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का एक वेटिंग पीरियड होता है। दैट मीन्स आपकी शरीर में अगर पहले से कोई बीमारियां हैं और उससे रिलेटेड कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम पे नहीं होगा। तो ये आपका एक्सक्लूजन लिस्ट नंबर 1 होता है। ये किसी इंश्योरेंस कंपनी में 2 साल से लेके 3 साल तक का वेटिंग होता है। दूसरा एक्सक्लूजन लिस्ट होती है पॉलिसी की एक्सक्लूजन होती है, वो 30 डेज की होती है। जैसे आपने पॉलिसी 1 जनवरी को खरीदी तो आपको 30 डेज का वेटिंग पीरियड होगा। मतलब कोई भी क्लेम अगर 30 डेज के विद इन आता है तो पॉलिसी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको 30 डेज का वेवर के बाद ही पॉलिसी शुरू होती है। थर्ड होता है कुछ पॉलिसीज में डिजीज स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होते हैं। सो मोटा मोटी इसका कंक्लूजन ये है कि एज अ कंज्यूमर जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको एक्सक्लूजन्स बहुत बारीकी से पढ़ना जरूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड और क्या कवर्ड नहीं है, और अदर क्या कवर हो सकता है एडिशनल प्रीमियम देके। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लुक एट एक्सक्लूजन्स, बिकॉज उसके बिना तो फिर यू माइट बी इन फॉर अ शॉक। कहीं कोई ऐसा कोई क्लेम आता है और आपको पता ही नहीं है, सडनली आपको ये बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा क्लेम आप खुद पे करने वाले हैं, तो देन इट्स अ रूड शॉक। इसलिए एक्सक्लूजन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो पॉलिसी में क्या शामिल है, क्या नहीं शामिल है, आपके हिसाब से वो पॉलिसी आप पर फिट बैठती है कि नहीं, क्योंकि चर्चा इसी बात पर चल रही है कि आपके लिए वो पॉलिसी कितनी फिट है, और एड ऑन कवर में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। ये भी सही है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप अपने हिसाब से अपने पॉलिसी को डिजाइन भी कर सकते हैं एड ऑन कवर के सहारे। अब सबसे इम्पोर्टेंट कपिल जी जानना जरूरी है, कई कंपनीज ने इंश्योरेंस कंपनीज ने सुविधा देनी शुरू की
क्योंकि हमें मालूम है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कि आप अपना प्रीमियम EMI पर भी दे सकते हैं, मतलब किस्तों में दे सकते हैं। इस पर ज़रा थोड़ा सा बताइए कि आखिरकार ये जो फीचर है वो इंश्योरेंस कंपनियां कैसे पॉलिसी धारकों को दे रही है। क्या ये नए पॉलिसी धारकों के लिए है, या जो पुराने जिनके पास पॉलिसी है वो भी इस फीचर का फायदा ले सकते हैं? स्वाति, जो EMI होता है वो पॉलिसी के शुरू में खरीदना पड़ता है आपको। इसमें कुछ फायदे ये हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो पॉलिसी की अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और आप उसको अगर आप 6 महीने बाद पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो आप जो EMI है वो बंद कर सकते हैं। पर इसमें मेरे सोचने में काफ़ी नेगेटिव्स हैं। एक नेगेटिव तो ये है कि इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, 3 से 6% तक आपका पूरा कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि अगर समझो बाई चांस आपका कोई EMI रह जाता है और उसके बाद और आपको पता नहीं चलता, क्योंकि ये हर महीने EMI जाता है, और उसके बाद आपका कोई क्लेम आता है तो वो क्लेम पे नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कई बार पेमेंट्स फेल हो जाते हैं अगर आप उसको ऑटोमेट भी करें। तो मेरा ये क्या सोचना है कि जहाँ तक हो सके आप EMI आप नॉर्मल एनुअल पॉलिसी खरीदें। अगर अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ी इशू है तब EMI ठीक है, पर अगर आप EMI में पॉलिसी लेते हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि आपका हर महीने समय पे EMI जाता रहे इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, अमजद, आपसे इसी पर एक क्विक टेक लेना चाहेंगे। कई बार ऐसी नौबत आ गई कि EMI तो आप भर ही रहे हैं प्रीमियम का, लेकिन उससे पहले क्लेम करने की जरूरत पड़ गई, तो इस केस में कंपनी आपको किस तरीके की रियायत देती है, या फिर EMI नहीं दे पाए जिसका जिक्र कपिल जी कर रहे थे, तो उस केस में क्या होता है? EMI एक सुविधा है स्वाति, टू अंडरस्टैंड कि पीपल अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से ऑलमोस्ट 1 साल पहले ये फैसिलिटी दी है कि आप EMI पे पॉलिसी ले सकते हैं। प्रॉब्ली 6 महीने, 3 महीने या इवन मंथली EMI पे होती हैं। बट आपके सवाल पे वापस आते हुए, अगर कोई क्लेम आ जाए आपके पूरे EMI खत्म होने से पहले, तो वो क्लेम बिल्कुल एडमिसिबल होगा, वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसमें ये होता है कि आपके मान लीजिए 2 EMI बाकी है, तो वो 2 EMI का जो अमाउंट है वो आपके टोटल क्लेम में से डिडक्ट होके तब आपका क्लेम सेटल होगा। तो क्लेम नॉर्मल प्रोसेस में, जैसे कैशलेस रिएम्बर्समेंट नेटवर्क में गए तो कैशलेस भी है, वो सारा प्रोसेस एग्जैक्टली नॉर्मल वैसे ही ऑपरेट करेगा। जस्ट दैट अगर आपका EMI पेंडिंग है तो वो EMI का अमाउंट आपके टोटल क्लेम्स आउटगो से डिडक्ट होके इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगी। और रही बात पेमेंट की, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक ग्रेस पीरियड देती हैं। इसमें 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, जिसके अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो 15-30 डेज के अंदर आप पेमेंट करके कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। बट हालांकि अगर आपने ग्रेस पीरियड ब्रीच कर दिया तब इंश्योरेंस कंपनी हैज द कंप्लीट राइट टू कैंसिल द पॉलिसी। ओके, तो इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है अगर आप चूज करते हैं इस ऑप्शन को कि आप अपना प्रीमियम EMI पर देना चाहते हैं। तो काफी पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है। कपिल मेहता जी, अमजद खान जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।